नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों ये भय लग रहा है कि 2026 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे डेमोक्रेट्स? उनका कहना है कि 2026 में अगर हम चुनाव हार गए और हाउस पर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो गया तो वो जरूर अपीजमेंट मोशन लेकर के आएंगे। वैसे इनके पहले कार्यकाल में भी 2 बार महाभियोग इनके खिलाफ आ चुका और इस बार भी जो इनके अब तक के कारनामे हैं उसको देख करके लग रहा है डेमोक्रेट्स वैसे ही बहुत ज्यादा आक्रामक है, सड़कों पर उतरे हुए हैं जगह जगह। और जो अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहें रुक गई थी, लॉकडाउन जो है एक तरीके से हो गया था, डेमोक्रेट उस पर भी अड़ गए थे। तो वो एक अलग मसला था, लेकिन उनके तेवर आक्रामक हैं और वो उस तरीके से कंप्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जैसे वेनेजुएला में वहां की सेना से लेकर के और तमाम इदारों ने उनके साथ कर लिया और अपने राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार होने दिया। घटनाएं और भी बहुत सारी चल रही हैं और उनके लिंक भी ट्रंप साहब से हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रैना साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी, बुलाने के लिए। नमस्कार। ट्रंप साहब को क्या हुआ है साहब? एक दिन पहले कहते हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, दूसरे दिन कहा कि मोदी मुझसे नाराज हैं। आज ताजा बयान आया, रिपब्लिकन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको संबोधित करते हुए डर जाहिर किया कि 2026 हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, हमारे खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी आ सकता है। जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको लेकर के घबराए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारे सवालों में घिर गए हैं। जी ओमकार जी, ट्रंप ने पूरी दुनिया से एक साथ पंगा ले लिया। अमेरिका शुरू से पंगे लेता, कोई नई बात थोड़ी है। हर जगह गड़बड़ी करनी, किसी से टक्कर लेनी, किसी की अंडरकट करना, वो उनका पुराना काम है। लेकिन इतना ओपनली, और जिसको कहते हैं ना कि इन द फेस, आज तक किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया नहीं। मोनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, वो भी इतना ब्लंट और ब्लंटेड नहीं था जितना ये है। घर के अंदर ये हालात हैं कि आपसे फार्मर नाराज, आपसे सैलरीड एम्प्लॉय आपने मेंशन किया वो नाराज, बड़े बड़े शोरूम बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट पूरी मार्केट्स डाउनटाउन में बंद हो रखी हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो ये बड़ा क्लियर है कि एक सेंटीमेंट, पब्लिक सेंटीमेंट उनके अगेंस्ट जा रहा है। इनफैक्ट अभी सर्वे तो देखो बार डिफरेंट होते रहते हैं, तो नॉर्मल कंसेंसस ये है कि जितना अनपॉपुलर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले साल प्रेसिडेंसी में है उतना आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि सारे जो भी इनकम्बेंसी सबको हिट करती है। लेकिन आप अभी शब्द लेके आए, एक साल भी नहीं हुआ और आपका हमारे ऊपर टैरिफ लगा के छाती ठोक लिया, उसकी छाती डेड इकॉनमी बोल दिया, इधर हमारे राहुल गांधी जी ने उसको उठा लिया, वो सब ठीक है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? भारतीय प्रोडक्ट अगर अमेरिका में महंगे हो रहे हैं तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो लोकल्स के ऊपर है। रिपब्लिक्स जो पार्टी है इनकी, उसके भी जो सेनेटर्स हैं उनके अंदर भी असंतोष है। आपने कहा कि 2 बार पहले भी इम्पीचमेंट के हुआ था, तो उस टाइम 2/3 मेजॉरिटी के चक्कर में बच गया था। लेकिन अगर ये इस बार, और काफ़ी लोग ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मिड टर्म में डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी ले लेंगे। बेसिकली इसके इनके हाथ काट दिए जाएंगे या हाथ बांध दिए जाएंगे। तो ये एक अपना एक फियर साइकोसिस, जैसे अपने वोटर बैंक को जो मोदी जी ने गलती की उसके विपरीत कर रहा है। मोदी जी ने 400 का नारा क्या दे दिया कि हमारे वोटर्स छुट्टी चले गए, वोट ही नहीं डाला, बोला चलो पिकनिक बना के 400 सीट्स तो आ रही हैं। ये उसके उल्ट कर रहा है। ये अभी अपने जो समर्थक हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ करो, क्योंकि उसको खतरा रियल है।
और जो उसने हाल किया है ना सिर्फ यूएस की इकॉनमी का, जो उसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो लोगों किया, और जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी वीज़ा के ऊपर, तो जो कंपनी, जो बड़े बड़े करोड़पति हैं जो कंपनी चलाते हैं सॉफ्टवेयर की, उनको इम्पैक्ट हुआ है। आप $1 लाख जमा कराओ अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो बेसिकली खुश तो कोई नहीं है ना। आपने ट्रेजरी तो भर ली लूट के, लेकिन जो लूटे उसमें कौन कौन लूटा? नॉर्मल पब्लिक लूटी इन्फ्लेशन में, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज लूटे बिकॉज उनके एम्प्लॉयज़ के लिए अपने वीज़ा के लिए $1 लाख मांगने शुरू कर दिए। और जो बिजनेस, अब देखिए, अगर हमारा देश जो अमेरिका को, हालांकि डेटा ये बोलता है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई है परसेंटेज वाइज, लेकिन डेटा ना बड़ा मिसलीडिंग सा हो जाता है कि मैं उनको ब्लाइंडली विश्वास नहीं करता। जैसे कई चीज़ें टैरिफ फ्री है, फर्मा जैसे है, हो सकता है फार उसको बीच में फिर एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, तो सिर्फ डेटा पे ऐसे मोटा मोटा जाना नहीं चाहिए। बट ये ज़रूर है कि जो चीज़ भारत की पहले ₹1 में बिकती थी, ₹1 कॉस्ट पड़ती थी अमेरिका की सॉइल पे, अभी वो ₹1.5 पड़ रही है। जब वो ₹1.5 पड़ेगी तो कंज्यूमर के ऊपर उसका 50 पैसे का जो एक्स्ट्रा है वो लगेगा। तो वो मैं ये कहूँगा कि वो क्रिस्टल गेज कर रहा है, अपना आने वाली मुसीबत को वो डिफाइन कर रहा है। और उसमें एक खतरा ये हो जाता है कि ये जो जैसे वेनेजुएला में किया, ये सीधा सीधा लोग जोड़ रहे हैं एप्स्टीन फाइल खुलने के साथ, कि वो फाइल्स वहाँ पे खुली तो यहाँ इसने ध्यान बटाने की कोशिश की। अभी 1 साल पड़ा है मिड टर्म को, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली 11 महीने पड़े हैं। तो इसके बीच में ये कि हताश हो गए कोई और बेवकूफ़ी ना कर दे, पता इसका कोई नहीं। क्योंकि जब अंदर से एक डिक्टेटर टाइप बंदा ना, कहने को तो डेमोक्रेसी में रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट है, इलेक्शन से हुआ, पर है इसकी साइकोलॉजी जो है वो डिक्टेटर वाली है। बिल्कुल। ऐसे लोग जब अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो फिर कहीं बाहर फसाद करते हैं। तो अमेरिका जब फसाद करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, तो वो अभी देखना पड़ेगा। बट आज के हालात से ये लग रहा है कि इसकी मेजॉरिटी तो ख़त्म होने के पूरे चांस हैं। इम्पीज होता है नहीं होता, उतने 2/3 मेजॉरिटी बटोर पाएगा नहीं पाएगा, वो समय बताएगा। और ये जो बात रही बजट में सैलरी वाली, ये आप देखो पिछले कुछ सालों से ये हर साल का ड्रामा हो गया हुआ। अभी बाइडेन के टाइम पे भी हुआ था, उससे पहले ट्रंप के टाइम पे भी हुआ था। तो ये बेसिकली इंडिकेटर है कि जब आपकी कमाई जो है वो आपके खर्चे से कम है और आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, डेट में जा रहे हो, तो फिर जो लोग बैठे हैं जो कि इस फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, उनको थोड़ी पीठ महसूस होता है कि भाई गलत हो रहा है। ओवरऑल अमेरिका का सेंटिमेंट घर के अंदर घर के बाहर दोनों जगह इस टाइम खराब है। तो उसका जो आउटपुट उसको नज़र आ रहा है, उसकी असेसमेंट ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो मोदी जी की उलट चल रहा है। वो लोगों को ये बताना चाहता है कि प्लीज़ सपोर्ट भी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। सपोर्टर तो है ना, हर कंट्री में होते हैं, 30-35% तो हर जगह होते ही हैं। बिल्कुल जी। आज इन्होंने अपने सांसदों के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति की मजाक उड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको धमकी दी थी कि मैं जो आपके यहाँ से दवाएं सप्लाई हो रही हैं अमेरिका, उन पर भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। तो बोला कि वो घुटनों पर आ गए और उन्होंने कहा कि प्लीज आप ऐसा ना करें, और जो आप कह रहे हैं ये आप जग जाहिर भी ना करें, जनता के सामने भी ना बताएं। और ये कह करके उन्होंने ठहाका लगाया और एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर, जो मैं कह उन्होंने कहा होगा कि भाई आप पब्लिक मत करिए, ये आपके और मेरे बीच की बात है, हम देखेंगे इसमें और क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो पब्लिक की, सांसदों के बीच में की, और चूंकि प्रसारण होता है तो पूरे अमेरिका और पूरे दुनिया को पता लग गया। ये जो दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों की टोपी उछालने की जो इनकी आदत है, सारी जितनी कूटनीतिक मर्यादाएं हैं सारी तार तार करके रख दी हैं। जो चीजें पर्दे के पीछे रहनी चाहिए, और ये हमेशा होती रही हैं, कोई नई बात तो है नहीं। अलग अलग देशों के साथ जब आप बात करते हैं, बंद कमरों में भी बात करते हैं, तो तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक करना और किसी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करना और अपने आप को सुपर पावर इस तरीके से साबित करना, ये आत्मघाती बन रहा है अमेरिका की साख के लिए। बिल्कुल वही मैं जैसे कह रहा हूँ, इन द फेस जो इसने पॉलिसी बना रखी है। अच्छा, इन द फेस भी ठीक है, आपको पता चल जाए कि मैं बदतमीज इंसान हूँ,
तो आप मेरे से उसी हिसाब से बात करोगे कि आप मेरे मुंह ना लगो, ये करोगे ना। ये झूठ बोलता है। मुझे तो डाउट है कि मैक्रॉन ने ऐसी बात की भी है कि नहीं। इसकी बात मानना तो और राहुल गांधी की बात मानना सेम है। इसने कहा मैंने भारत और पाकिस्तान को धमकाया, सेम लैंग्वेज देखो, टैरिफ से, तो दोनों सीज फायर करने पे हो गए। अभी जो रिवील हो रही डेटा वो क्या है कि 16 बार तो पाकिस्तान भागा इनके पास कि रुको रुको रुको, कुछ बोलो, बात करो। तो ये बंदा झूठ बोलता है। मैक्रॉन से उसको क्या खुंदक है कि कल फ्रांस ने, जर्मनी के बड़े बड़े वेस्टर्न यूरोप में से इन्होंने एक लेटर लिखा ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि जो डेनमार्क की जो सॉवरेनिटी है ग्रीनलैंड के ऊपर, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर देश को हक है अपना, जो जैसे उनका सोवन देश चलता है। और डेनमार्क का इंटरेस्ट, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क का इंटरेस्ट खराब ना हो, नेटो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और फिर जोड़ दिया कि क्योंकि नेटो में सबसे बड़ा भाई अमेरिका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इसको लीड करेगा। अब देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है मैं ग्रीनलैंड लेने जा रहा हूँ, फ्रांस वाला कह रहा है कि बड़े भाई आप तो बहुत बड़े भाई हो, आप ग्रीनलैंड को बचाओ। किससे बचाओ? बिल्ली से दूध को बचाओ। तो उसने उसकी खुंजक, मेरे को लगता है उसने वो जो खुंदक चढ़ी हुई थी वो निकाली है। बाकी ये झूठ बोलता है। और अगर ये झूठ नहीं बोल रहा तो फिर ये भी पैटर्न प्रूव होता है कि इसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ भी ये किया था, जेलेंस्की के साथ भी किया था, अब मैक्रॉन के साथ भी हो गया। और इसने कोशिश की थी हमारी भी टोपी उछालने की, उछली नहीं। और रही बात, आप ये दूसरी ये भी देखिए कि आप जो कह रहे थे ना कि ये ऐसे स्टेटमेंट देता कि मोदी आज मेरे से खुश था, मोदी ने तेल कम कर दिया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ओंकार जी, ये प्रोपेगेंडा यहाँ कांग्रेस चला रही है कि मोदी ने डर के मारे रशिया से तेल कम कर दिया। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा हमें कितनी बार हम देख चुके हैं ट्वीट्स में, और उसमें लैंग्वेज सेम टू सेम होती है, जो आईएसआई का फंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है। आईएसआई की लिंक इस टाइम थ्रू देयर सीडीएफ अमेरिकन राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी जब बातें करता है जब, और वही वैसे वाली बातें उसी लैंग्वेज में उसी इशू पे अगर भारत के अंदर कांग्रेस करती है, तो आप ये मान के चलें ये एक जॉइंट प्रोपेगेंडा है जो आईएसआई कोऑर्डिनेट करती है, इधर बोलने के लिए कांग्रेस को, हमारी कांग्रेस को, और उधर प्रेसिडेंट के मुंह से निकलवाने के लिए, या वहां से किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने के लिए। तो इसको इस तरीके से भी देखना जरूरी है कि घर के अंदर बहुत सारे बेदी हैं, 0.5 जिसको हम बोलते हैं। तो बाकी हाँ, इसने डिप्लोमेटिक सारी हदें पार कर दी हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो तोड़ दिया। आपने सही कहा, रूम्स के अंदर तो डिप्लोमेट्स के अंदर उलझ जाते हैं, मतलब हथापाई भी नहीं होती, बट थोड़ा गर्मा गर्मी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, पर सब कुछ दरवाजे के पीछे होता था, पर डिप्लोमेसी का नाम यही था। तो इसने हमें लग कुछ सेट कर दिया है। इसने जो डैमेज की है ना ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बीच में, या आप देखिए आपने वहाँ से वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठाया, जो भी मैच फिक्स किया, जैसे भी किया, आज आप छाती ठोक के कह रहे हो कि सारा ऑयल हमारे पास आएगा, हम उसको बेचेंगे, और वेनेजुएला की पब्लिक की, भाई तुम कौन हो भाई? जस्ट बिकॉज हमारे बगल में एक छोटा सा देश है जिसमें सब कुछ है, तेल है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन बहुत ज्यादा है, सिल्वर बहुत ज्यादा है, तो उसको लूटने पे आ जाओगे तुम? तो यस, ये बड़ा गंदा एक एग्जांपल सेट कर रहा है। आई ओनली होप कि इसके साथ जाने के साथ ही सब नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज ये ऐसे वाला सिस्टम चलता नहीं, फिर वर्ल्ड ऑर्डर टूट जाता है। आज तो एक नया बयान भी आ गया है अजय जी, ये मैं साझा कर रहा हूं दर्शकों से। ट्रंप ने वेनेजुएला को फिर धमकी दी, बोले चीन, रूस, ईरान को बाहर निकालो। और इसका जो विस्तार है खबर का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला की नई सरकार, जिसकी अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स हैं, चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध खत्म कर दें, तभी उसे ज्यादा तेल निकालने की इजाजत दी जाएगी। एबीसी न्यूज सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ट्रंप प्रशासन ये भी चाहता है कि वेनेजुएला तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे और कच्चा तेल बेचते समय अमेरिका को ही प्राथमिकता दे। और नीचे इसमें बताया गया है कि अमेरिका ने कई नई शर्तें लगा दी है। सबसे पहले देश को चीन, रूस, ईरान, क्यूबा को बाहर निकालना होगा, यानी खुला खेल फर्रुखाबादी। हम तो ये पहले ही कह रहे थे, और शायद आपने भी प्रोग्राम में कहा था कि नंबर 1 एनिमी ये
चीन को मान करके चल रहे हैं और चीन को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं इस समय। जी जी, टारगेट चीन है। लेकिन ये जो कह रहा है ना, ईरान क्यों कह रहा है ये? ईरान तो तेल नहीं लेता वेनेजुएला से, चीन लेता है, रशिया लेता है। रशिया नहीं लेता, रशिया के पास अपना है, हम लेते हैं। जो इसके जो आप कहोगे अमेरिका के जो कॉम्पिटिटर हैं या जिनको ये बुरा मानता है, दुश्मन मानता है, उसमें हम बेसिकली हम लोग और चीन है जो वेनेजुएला से तेल लेते हैं। ईरान क्यों बोल रहा है? ईरान इसलिए बोल रहा है कि वेनेजुएला के अंदर हिजबुल्लाह है काफ़ी मात्रा में, और वो हिजबुल्लाह का जो फादर है वो ईरान है। और जो ये धमकी दे रहा है ना, अगर ये रॉड्रिक्स नहीं करती तो क्या इसको भी उठा लेगा। अब इसको किस चार्जेस पे उठाएगा कि तूने ड्रग्स बेची, उसको जुमा 4 दिन नहीं हुए आए हुए, क्या चार्ज लगाएगा? मुद्रों पे तो लगा दिया 1% ड्रग्स वेनेजुएला से अमेरिका में जो टोटल ड्रग्स जाती हैं सिर्फ 1% वहाँ से जाती है। और हिस्टोरिकली अमेरिका में जितनी ड्रग्स जाती रही, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उससे पाकिस्तान का रहा, जो अफगानिस्तान की पूरी हीरोइन उठा के कोकेन बना के वहाँ बेचता रहा। उसको तो कुछ कह नहीं रहा। लेकिन ईरान से कटना और क्यूबा से इसकी वैसे दुश्मनी है। क्यूबा और कोलंबिया इसकी रडार पे हैं। हम लोग ग्रीनलैंड की तरफ देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ग्रीनलैंड के लोगों को ये $1 मिलियन का जो इसने प्रॉमिस किया हुआ है, देखे अपनी सिटीजनशिप ना दे दे, और वो लोग खुश होंगे। बिकॉज डेनमार्क हो, यूरोप का बुरा हाल है, फाइनेंशियली बहुत बुरा भी है, और दुनिया का हर प्राणी चाहता है कि अमेरिकन सिटीजन बने। अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री थी, आज नहीं है पर थी ना। अभी लोगों की नज़रों में लगता है कि बाकी यूरोप से तो अच्छी है फाइनेंशियली। तो अगर किसी एक कटे हुए आइलैंड पे, जिसमें डेनमार्क ने पुराने ज़माने में क्या 40-45 साल पहले बहुत जुल्म भी ढाए थे उनकी लड़कियों पे, तो वो याद उनके दिमाग में ताज़ा है। ऊपर से यहाँ से पैसे का प्रॉब्लम मिले और यहाँ से सिटीजनशिप का प्रॉब्लम भी, पता चला डेनमार्क अपने आप ही अमेरिका में शामिल हो जाए। क्यूबा और कोलंबिया के ऊपर वेनेजुएला टाइप एक एक्शन होने का भी खतरा है। तो बेसिकली ये वो इलाके हैं, क्यूबा, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, जो इनके अपने बैकयार्ड में है, जहाँ पे चाइनीज़ और रशियन मिलिट्री इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कम है। तो ये जो एक नॉर्मल सेट कर रहा है कि ठीक है मैं अपने बैकयार्ड में जो मर्जी करूँ, तो फिर कल को रशिया कहेगा मेरा यूरोप में बैकयार्ड है, मैं जो मर्जी करूँ, और चाइना कहेगा ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम मेरा बैकयार्ड है, और इंडिया भी, मैं जो मर्जी करूँ। तो फिर ये तो गदर मच गया ना, वर्ल्ड ऑर्डर तो खत्म हो गया। किसी दूसरी देश को ये कहना कि तुम फलाने से रिश्ता तोड़ो जस्ट बिकॉज मैं बहुत पावरफुल हूँ और तुम हमारे पास हो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये बड़ा ही इमोरल, अनएथिकल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मानी जाएगी। वेनेजुएला में अपोजिशन ऑलरेडी कल सड़कों पे हिट कर चुकी थी, प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये जो हमारे साथ हुआ है नहीं होना चाहिए। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर इसने आगे जाके, इसका प्लान क्या है, मुद्रों के आने से पहले सारी की सारा ऑयल जो था वो अमेरिकन कंपनीज निकालती थी वेनेजुएला से, उसने आके नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज किया तो सारी अमेरिकन कंपनीज को, जैसे हमने कोका कोला को बंद किया था एक बार, तो उनको निकलना पड़ा। फिर उन्होंने मिलजुल के इसकी इकोनॉमी को तोड़ा, इन्फ्लेशन, और फिर थोड़ी बेवकूफ़ी भी उन्होंने की वेनेजुएला की, अपना करेंसी खुली छाप दी, इन्फ्लेशन फिर 1000% से ऊपर चला गया, वो सब कुछ होता रहा। वो तो हुआ, थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता तभी बाहर वाले तंग करते हैं आपको। लेकिन अगर ये सोचता है कि डरा धमका के वो सारी जो ऑयल जो फैसिलिटीज़ थी, ऑयल वेल्स और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, उसको अमेरिका के हाथ में धमकी से करेगा, तो बहुत बड़ा चांस है कि वेनेजुएला के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। हिजबुल्लाह ऑलरेडी वहाँ पे है, ईरान का एजेंट है, ईरान चाइना को सपोर्ट करता है, इसने चाइना को हर्ट किया, मुंह पे तमाचा मारा। एक्चुअली उनके जहाज़ जो पकड़े हैं 2 बड़े, जो कुछ 3 मिलियन 6 मिलियन लीटर बैरल उसमें डीजल क्रूड ऑयल है, उसका पेमेंट चाइना ऑलरेडी कर चुका था। तो ये चाइना को मजबूर कर रहा है कुछ करने के लिए, और यही मेरे को खतरा है कि चाइना को, क्योंकि चाइना के पास ऑप्शन क्या है, देखिए जी, चाइना कह रहा है कि मैं नेक्स्ट सुपर पावर हूँ, यही कहता चाइना। अगर वो नेक्स्ट सुपर पावर है तो वो इस तमाचे का जवाब तो देगा। मगर चाइना एक बहुत डीप और पुरानी सिविलाइजेशन है, एक तो वो 2-4 दिन में नहीं देगा, वो गेम खेलेगा अपनी। बेस्ट गेम चाइना के पास ये है कि वो वेनेजुएला में, जो कि अमेरिका की बैकयार्ड में है, वहाँ इंसर्जेंसी शुरू कर दे। आज तक अमेरिका के इतने क्लोज एरिया में कभी इंसर्जेंसी नहीं हुई, क्योंकि जब इंसर्जेंसी होती है फिर फैलती है, फिर हर जगह, फिर कोई बॉर्डर पे पंगे शुरू हो जाएंगे। पता चला इनको एक BSF टाइप फोर्स बनानी पड़े। आज तो अमेरिका के बॉर्डर पे क्या पुलिस घूमती है, बड़ी सी बाढ़ लगा रखी है, मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ खुला है,
छोटे छोटे गेट हैं, कोई हथियार नहीं होता, और कल को पता चला आपको वहाँ पे LC लाइन ऑफ कंट्रोल टाइप डिप्लॉयमेंट करनी पड़ जाए। और दूसरा ये कि ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, अगर चाइना ने ताइवान में ना भी घुसे, घेर ले उसको, नेवल ब्लॉकेट कर ले, सप्लाईज बंद कर दे, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि वो चाइना का बैकयार्ड है। अगर चाइना वेनेजुएला में इसलिए कुछ नहीं कर रहा डायरेक्टली क्योंकि उसके एरिया से दूर है, तो वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान जो चाइना के बैकयार्ड हैं और जो अमेरिका की हेल्प लेते हैं, उन तीनों में किसी एक को चुन के अगर ये किसी को उसको उस पर चढ़ाई कर दे या उसको ब्लॉकेट लगा दे, तो अमेरिका की कैपेबिलिटी है क्या वो उस ब्लॉकेट को आके तोड़े? अगर अमेरिका उस ब्लॉकेट को नहीं तोड़ पाता और उसमें से कैप्चर कर लेता है किसी एक को, उसको डोमिनेट कर लेता है, तो फिर रही सही साख जो है अमेरिका की सुपर पावर वाली, वो खत्म हो जाएगी। अगर चाइना कुछ ना करे तो चाइना की साख खत्म हो जाएगी। लोग हंसेंगे चाइना के ऊपर कि तुमने क्या कर लिया अमेरिका का, सीरिया तुम्हारे हाथ से लेके चला गया, ईरान को, क्यूबा, वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, सीरिया, कोलंबिया, ये बेसिकली क्या है? ये प्रो चाइनीज, रशिया प्रो चाइनीज ग्रुप के लोग हैं। तो ये इसने आप बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, और इसका गैम्बल का एक फॉल आउट एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्लैश भी हो सकता है। बिकॉज अगर चाइना ने कुछ किया साउथ चाइना सी में और ये खुद नहीं कर पाया, तो क्लियर है जापान को बोलेगा कि तू रिएक्ट कर। जापान की प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चाइना के खिलाफ बड़े बयान दे रही है इन्हीं के पंप पे। अगर वैसा हुआ और उधर से नॉर्थ कोरिया घुस गया साउथ कोरिया के अंदर, तो साउथ कोरिया को बचाने का जिम्मा भी अमेरिका का है, ताइवान को बचाने का जिम्मा भी अमेरिका का है, फिलीपींस और वियतनाम को प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिकॉज चाइना जितना मर्जी उसकी हमें दिखती है, रॉकेट फट रहा है, गन फट गई, जहाज गिर गया, चाइना के जो अपना इक्विपमेंट है, जैसे सेटेलाइट्स की मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कंबोडिया में रॉकेट लॉन्चर फटता देखा, आपने वेनेजुएला में चाइनीज रडार टूटती हुई देखी, आपने पाकिस्तान में सिंदूर के टाइम पे हमने चाइनीज इक्विपमेंट को मारा, वो सब ठीक है। क्या आपने चाइना के सैटेलाइट को कभी गिरते हुए देखा? तो जो उसने अपने लिए करना है वो बेस्ट उसके पास है, उसने अपने लिए बेस्ट रखा हुआ है। और जो दुनिया को बेचता है या देता है डोनेशन, तो वो सेकंड थर्ड कैटेगरी के इक्विपमेंट होता है। हर सेना देश यही करता है। तो उस संदर्भ में अगर कल अमेरिका की ताकत क्या है? बेड़े में, समुद्री बेड़े में, और उसके ऊपर बैठे हुए एयरक्राफ्ट में। फौज तो उनकी क्या कहाँ आएगी? और समुद्र के ऊपर बेड़ा चलता हुआ वल्नरेबल होता है बहुत ज़्यादा। उसकी सिर्फ सारी रिलायंस ये होती है कि हमारे एयर डिफेंस हमें बचा लेगी। अदरवाइज वो तो पानी के अंदर तैरता हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसको नीचे से भी ठोक सकते हो, ऊपर से भी ठोक सकते हो। और उसमें कहीं ठुक गया, अगर अमेरिका का बेड़ा ठुक गया, तो यहाँ एक न्यूक्लियर वार हो जाएगी। तो वो एक खतरा है। और इसलिए मैं कल संजय जी के प्रोग्राम में बोल रहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की हिस्ट्री अगर हुई, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 देखी, वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है ऑलरेडी, बट टुकड़ों में चल रही है। कोई इकोनॉमिक वॉर हो रही है, कहीं साइबर अटैक हो रहे हैं, कहीं यूक्रेन हो रहा है, कहीं इजराइल ईरान हो रहा है, कहीं ये वेनेजुएला हो गया। लेकिन अगर आपको कैनेटिक बड़े वाला पुराने ज़माने वाला वर्ल्ड वॉर अगर हुआ आने वाले 1 या 2 साल में ओमकार जी, तो उसकी जो हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें पहले चैप्टर में वेनेजुएला में जिसने जो बेवकूफ़ी की है ये आएगा। तो ये वो एक डिसरप्टर है, ट्रम्प इज ए डिसरप्टर। और ये भी हमें पता है कि अगर वेस्ट से पावर ईस्ट में आनी है तो डिसरप्शन तो कॉज होनी है। जिस डिसरप्शन को कॉज होने में 8-10 साल लगते थे, वो महाराज ट्रम्प की दया से हो सकता है 1 या 2 साल में हो जाए। तो फिर वो एक मानवता में बहुत बड़ा खतरा है। और हम सब जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर क्रैश पे बात चलेगी तो कितने बचेंगे और कितने चलेंगे मरेंगे, वो तो किसी का भी मतलब गैस है। एक बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही खतरनाक वॉल्केनो के ऊपर इस टाइम दुनिया बैठी है, और उसके बिठाने का जो श्रेय है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। जी अजय जी, अब तो इन्होंने रास्ते खोल दिए हैं ना। अगर पुतिन जेलेंस्की को उठा ले और चीन जो है वो ताइवान के राष्ट्रपति को उठा ले और हम यूनुस को चुग लें, उधर सईद को, मसूद को और मुनीर वगैरह को चुग लिया जाए, तो फिर तो ये जायज है ना आज की तारीख में। हमने हसीना को पहले उठा के हमने एग्जाम्पल दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि दुश्मन के घर के अंदर से जो दुश्मन बांग्लादेश में आज दिख रहा है, तो हमें क्या लगता है ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा ना। उस दिन भी दुश्मन थे ना, जिस दिन हमारा जहाज वहां उतरा और शेख हसीना को उठाया। वो तो हमारी मिलिट्री पावर थी, एयरफोर्स के ऊपर फाइटर चल रहे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी।
तो हमने तो ये कारनामा पहले ही करके दिखाया। हमने कोई 2 महीने ब्लॉकेड नहीं लगाया, $1 मिलियन नहीं खर्चे बांग्लादेश के ऊपर, हमने उनके लोगों को पैसे दे के अपनी तरफ खरीदा नहीं, हमने उनका नेटवर्क बर्बाद नहीं किया, बिजली बंद नहीं की, हम सरेआम दिन के टाइम उठा के लाए। तो इधर तो हम हो चुके। बची जिनके आपने नाम लिए ना, यूनुस, आसिम मुनीर, इनको ला के करना क्या है हमने? ये लोग ना, देखिए आपने अननोन गनमैन की बड़ी कहानियां चलती रहती हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप हाफिज़ के घर के बाहर धमाका हुआ था, लेकिन वो इसलिए उसको मारने के लिए नहीं हुआ था, वो इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान कह रहा था कि वो जेल के अंदर है, वेरा जो घर के अंदर बैठ के बिरयानी खा रहा था। तो वो धमाका इसलिए किया गया था दुनिया को बताने के लिए कि हमें पता तू कहाँ है, तू जेल में नहीं है। आप टॉप लीडर को नहीं मारते। आप दुनिया में कहीं भी देखिए, जब तक कोई मूवमेंट या विद्रोह, रिवोल्ट, आर्म्ड इंसर्जेंसी जब तक खत्म होने को नहीं आती ना, उसके टॉप लीडर को नहीं मारा जाता। बिकॉज आप एक को मारोगे, एक तो उसको बन जाता है उनके लिए भगवान, इंस्पिरेशन, और दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा मारोगे तीसरा तैयार हो जाएगा। ओसामा बिन लादेन को तब मारा गया जब इनको लगा कि हमने अमेरिका अलकायदा को खत्म कर दिया। प्रभाकरण को तब मारा गया जब एलटीटी खत्म हुई। अगर आप पहले दिन ही प्रभाकरण को मारोगे, दूसरा प्रभाकरण आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? वो जो दूसरा आएगा वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं प्रभाकरण से भी तेज हूँ। इसलिए जनरली आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड मिलिट्रीज क्या करती हैं अपनी प्लानिंग में, टॉप मैन को लास्ट में उड़ाती हैं, पहले नहीं उड़ाती। अगर इनको उड़ाना नहीं है तो उठा के लाके करना क्या है? क्योंकि यहाँ आएंगे तो यहाँ किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको बेल दी, तो फिर क्या करेंगे? बोलेंगे ये तो बेचारा घर में बैठा था, ये तो जमाते उल-दुआ चला रहा है, बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। हमारे देश में कन्फ्यूजन भी बहुत है। हमने आज तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, और कल हमास का एक लीडर पाकिस्तान में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा था। तो ऐसे कंफ्यूज स्टेट में मैं तो कहूँगा उनको उधर ही चेप दिया जाए, उनको जहाज बेच के अपने खतरे डालने को फायदा नहीं। बट हाँ, नॉर्मलाइज करना किसी दूसरे अध्यक्ष को उठाना, देश राष्ट्र अध्यक्ष को, वो इसने किया है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पुतिन जेलेंस्की के साथ कर सकता है, बिकॉज आई थिंक अमेरिका भी चाहता है कि जेलेंस्की को भी उठा लिया जाए, बिकॉज वो बात नहीं मान रहा। बट ये गलत है ना ओंकार जी। आपने देखा होगा जब पुतिन के पैलेस पे अटैक हुआ और यूक्रेन ने उसको बोला हमने नहीं किया था, ट्रंप ने उसकी बात की। लड़ाई के कुछ सिद्धांत होते हैं, जब राष्ट्र लड़ने पे जाते हैं तो ये अपने हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट्स, इनको नहीं उड़ाते, बिकॉज हमेशा लड़ाई मिलिट्री टारगेट वर्सेस मिलिट्री टारगेट होती है। मतलब असूलन एक मिलिट्री टारगेट को उड़ाने में साथ में मल्ला उड़ जाए सिविल का, तो वो कोलैटरल डैमेज कहलाता है। लेकिन अगर राष्ट्र अध्यक्ष को उड़ाना शुरू कर दो, हाँ आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ाना बिल्कुल लीगल टारगेट है, पार्लियामेंट उड़ाना लीगल टारगेट नहीं होता। बट वही आपकी बात भी सही है कि जो ये कर रहा है ट्रंप, जिसने तो बड़ा कुछ ऐसा कर दिया जो कि असूली नहीं होता, तो यू नेवर नो जी। अभी निकट भविष्य में क्या होते हुए देख रहे हैं? अभी जैसे चर्चाएं चल रही है कोलंबिया को लेकर के भी, क्यूबा को लेकर के भी, ग्रीनलैंड को लेकर के भी, ईरान को लेकर के भी चर्चाएं हैं। अमेरिका के हवाले से पहला ग्रास इनका कौन सा होगा? और ये चुनाव जीतने के लिए सब दांव पेच आजमा रहे हैं, या कोई इम्पैक्ट डालना चाहते हैं पब्लिक पर कि भाई देखो मैं आप लोगों की भलाई के लिए, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए कितने काम कर रहा हूँ, कितनी सिरदर्दियां ले रहा हूँ, कितनी गालियां खा रहा हूँ लोगों पे। एप्स्टीन फाइल्स का खुलना एक रीजन है इसका इमीडिएट, और ऑफ कोर्स जो आगे इलेक्शंस होने हैं, जो पॉपुलैरिटी ऊपर की, तो यूएसए में तो वीकली जो पॉपुलैरिटी ग्राफ होता है उस पर भी लोग बहुत रिएक्ट कर जाते हैं, उसको भी बड़ा एक मापदंड माना जाता है। तो वो बड़े सारे कारण है, आपके घर के अंदर फेलियर है, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपके घर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सब टूट रहा है। और आपने न्यू ईयर का देखा होगा, जो ड्रगीज, जो एक वीडियो आया था कि कैसे लोग को खंबे को लटक रहा है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, तो अमेरिका के अंदर बहुत बुरा हाल है। और बाइडन ने जो, कोई कहता 30 मिलियन, कोई कहता 10 मिलियन जो लोगों को बिना नाम जाने अंदर आने दिया है, डेमोग्राफिक इन्वेजन कराया है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे अमेरिका में, वो सारा बैकफायर कर रहा है। तो ये इस हालत में ये डिस्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ये उसके लिए कर रहा है जो फेस पे लगता है। आपने पूछा कि कौन पहले जाएगा, तो मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड को शायद ये बिना लड़े ले लेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो भी वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो लोकल उनका होता है,
वो जो बैठा हुआ है ना, तो वो देखेगा यार मुद्रा को उठाया था, मेरे को भी उठा लेगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अपने अंदर हिस्टोरिकल कुछ इश्यूज हैं, और आपस में कोई थोड़ा सा रंजिश भी है, प्लस आपको यूएस की सिटीजनशिप मिल रही है, प्लस आपको पैसा मिल रहा है पर हेड जो ट्रंप ने प्रॉमिस किया है। अगर वेनेजुएला से लूटेगा तो वहां डालेगा। लेकिन उसमें एक खतरा ये है कि जब ग्रीनलैंड में आप घुसोगे ना, तो आप अपने बैकयार्ड में नहीं हो, आप रशिया के पास आ गए। फिर वहां से क्या रिएक्शन आएगा, वो एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो अगर ये पीसफुली कर गया, गेम खेल गया पैसे के जोर पे, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा लाइकलीहुड है। और बीच में कल इसने कहीं बोला भी था कि 2 हफ्ते के अंदर या 20 तारीख से पहले कुछ बोला इसने। तो अगर 2 हफ्ते बोला तो आप ये मान कर चलिए कि 3-4 दिन में कर देगा। ये हमेशा टाइमलाइंस को उड़ाता है। कोलंबिया वाले ने तो बोला कि आजा, उठा ले, हिम्मत है तो आजा। कल उसने आगे से ताना भी मारा था। कोलंबिया, क्यूबा वल्नरेबल से देश हैं, छोटे देश हैं, उनकी डर्टी इकॉनमी पे चलते हैं। कोलंबिया तो टोटली ड्रग्स पे चलता है, तो डिपेंडेंसी है। मगर जितना ये इनको हर्ट करेगा ना ओमकार जी, बेसिकली ये चाइना को चैलेंज कर रहा है। और फिर चाइना मजबूर हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की, कि वो अपने बैकयार्ड में कुछ पंगा लेगा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। टाइमलाइन 1-1.5 साल हो सकता है, बिकॉज चाइना इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा। चाइना पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कूद पड़ेगा। रही बात ईरान की, बिल्डअप हो रहा है, अंदर रेजीम चेंज की भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट लोकल इश्यूज पे है, फाइनेंस पे है, उनकी करेंसी टूट गई, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, और सरकार ने कहा कि हाँ हाँ हम समझते हैं, हम सहमत हैं, हम कुछ करेंगे, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। तो ये एंटी खुमैनी कम है, एंटी गवर्नेंस ज़्यादा प्रोटेस्ट है। लेकिन अमेरिका क्या है ना, वो दूसरों के फटे में पैर डालने का तो उसकी आदत है। लेकिन साथ में जो बिल्डअप कर रहा है ये, उस बिल्डअप में क्या होता है कि ईरान ने हमेशा पहले भी बताया करके 45 साल से कंट्री सैंक्शनड है, और ईरानियंस ने पहले भी प्रूव किया, और अभी इजराइल के अटैक के टाइम भी किया, कि अगर आप ईरान के अटैक करने की बात करोगे तो सारे ईरानियन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनके लिए देश सर्वोपरि हो जाता है। फिर वो खुमैनी शमैनी को बोलते हैं बाद में देखेंगे, पहले यहाँ निपट लें। क्योंकि और ऐसा होगा तो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज अगर ईरान टूट जाता है, अगर यहाँ रजीम चेंज कराएंगे ना, तो आपको कम से कम 5 देश बनते हुए नजर आएंगे। बलोचिस्तान सबसे बड़ा होगा, अजरबैजान वाला जो अजर एरिया वो खींच लेगा, अरबिस्तान है, कुर्दों का है, और जो बचा खुचा छोटा सा तेहरान और वो जो बचेगा, उसमें फिर ये जो डिस्टेबलाइज होगा ना ये रीजन, और आगे पाकिस्तान ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड है, फिर उसकी एक सेक हमें लग सकता है, भारत को भी। शाहबार में जो हमारा इंटरेस्ट है, वो ईरान में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और ईरान इंटैक्ट रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ईरान टूट गया तो वो फिर बलूचिस्तान के अंदर आएगा। बलूचिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशन ठीक हैं, लेकिन कल किसने देखा है। तो ईरान नहीं टूटना चाहिए, ये हमारे फेवर में है। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए, ये डिबेटेबल है कि होनी चाहिए कि लोगों पे जुल्म होता है, बट मेरा ये कहना है कि रजीम चेंज जो ईरान में होगी उसके बाद ईरान टूटेगा, क्योंकि अमेरिका रजीम चेंज करवाता है, उसके बाद वहाँ वो गदर मचवाता है, रेडिकल्स के हवाले करवा देता है। और हमने हर देश में देखा जहाँ अमेरिका ने रजीम चेंज की, वो देश फिर संभला नहीं। तो अगर ईरान नहीं संभलेगा तो उसका ट्रांसलेशन ये है कि ईरान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ईरान के टुकड़े टुकड़े होने का मतलब ये है कि जो सीरिया में बैठे हुए आतंकवादी, टर्की और यूएस के बैक किए हुए ISIS, वो बीच में इराक है, इराक तो है या नहीं है एक ही बराबर है, फिर वो पहुंच गए आपकी ईरान पे। ईरान से नेक्स्ट टारगेट एक अफगानिस्तान है, जो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता, ISKP के साथ, HTS के साथ, और एक फिर हमारा भारत है। तो ये इसका एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक ग्लोबल टाइप का स्यापा डालने के चक्कर में घूम रहा है। इम्पीच ही हो जाए तो अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं तो लड़ाई करवा के छोड़ेगा ये जी। और अभी तक बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बहुत कोशिशें की गई हैं, साजिशें रची गई हैं कि भारत उत्तेजित हो जाए, कुछ कर दे, तो ये 12 फरवरी का जो राड़ा है ये खत्म हो जाए, किसी तरह चुनाव टाल दिए जाएं। लेकिन भारत अभी जब्त किए हुए है, संयम बरत रहा है कि जरा ये दफा हो। यूनुस दूसरा जो भी आए, रहमान आए, कोई भी आए, फिर उससे बातचीत की जाए, उससे आगे मामले बढ़ाए जाए। तो मुट्ठियां तो हमारी भी कसी हुई हैं, तनी हुई हैं। तो हम पहले पूर्वी सीमा से निपटेंगे या पश्चिमी सीमा से निपटेंगे? मजाक में तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बांग्लादेश पहले निपटेगा। और प्रैक्टिकली मैं बताऊँ आपको, एक सिविलाइजेशनल कंट्री जो होती है ना, और एक जो
आर्टिफिशियल देश होता पाकिस्तान के, इसमें यही फ़र्क होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना भी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेगा यूएसए को। हम एक्चुअली देख रहे हैं कि रजीम चेंज होती है और बीएनपी भी हमारे समर्थक में नहीं है, पर देखिए काफ़ी चीज़ें हो चुकी। बीएनपी का एक प्लस पॉइंट हमारे इसलिए आता है कि वो 71 को रिकॉग्नाइज करती हैं, बिकॉज शेख जिया का जो हस्बैंड था वो उसका वॉर हीरो था। वो पाकिस्तान आर्मी के होने के बावजूद सबसे पहले उसने म्यूटनी की थी, और डिक्लेरेशन जो हुई थी इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की, उससे पहले 16 दिसंबर से मच पहले उसी ने की थी। फिर भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ा मुक्ति बाहिनी, जनरल जिया बाद में प्रेसिडेंट बना। तो वो उसका बेटा उस लेगेसी को याद करता है, और वो लेगेसी जो है वो अवामी लीग की लेगेसी से जुड़ती है। हालांकि इनके आपस में मतभेद बहुत हैं, लेकिन अब अवामी लीग अगर है नहीं, और अवामी लीग का जो वोटर है वो कहाँ जाएगा, कि अवामी लीग का वोटर जो है वो जमायत में नहीं जाएगा। तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि ये रहमान उधर आ जाएगा पीएम बन के, तो बैक तो उसको बाहर से ही मिल रही है, तो फिर हो सकता है कि यूनुस मियाँ प्रेसिडेंट बन जाएं। क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट है वो उसका नाम ही नहीं सुना होगा आपने वो तभी सुनते हैं जब वो रोता है कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं कर रहे। तो यही मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि जो ऑप्शंस लोग हमारी जो पब्लिक सेंटिमेंट बोलती है ना, वो कोई भी वर्केबल नहीं है कि हम बांग्लादेश को ऐसी की तैसी कर दें। क्या ऐसी तैसी कर देंगे? पूरे जियोग्राफी में दरिया, नाले, नदी, ढाका पहुंचने में हमें दिन लगेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, बिना लड़े भी 3 से 4 दिन लगेंगे। तब तक जो हिंदू जो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं, जो मुस्लिम इलाकों में रहते हैं, उनका क्या हश्र होगा? हम कभी सोचते हैं उसके बारे में? और अगर हम आज यूनुस को मार दें आज, तो वहाँ हाडी शुरू खड़ा हो जाएगा, हाडी उस्मान खड़ा हो जाएगा। कमी थोड़ी है जिहादियों की। बांग्लादेश को ठीक करना बांग्लादेशियों की जिम्मेवारी है, और हम एज ए बिग नेबर हम आई थिंक उनको एक चांस देना चाहते हैं। हम बांग्लादेश के फटे में अपना पैर नहीं फंसाना चाहते। हम क्यों उनको ठीक करने चल पड़े? हम क्यों उनकी पॉपुलेशन को अपने साथ मिलाएं? बट जो हमारा पश्चिम में बैठा हुआ है, जो आपका सवाल था, वो बांग्लादेश और भारत के अंदर जो पाकिस्तान है, उन सब की जो जड़ है वो पाकिस्तान के अंदर है, हीरा मंडी के अंदर। तो पाकिस्तान को ठोकना तो अब कंपल्शन है। पाकिस्तान को तोड़ने की शुरुआत, मतलब अगर आप उसकी मिलिट्री को क्रिपल कर दोगे, अगर अगला अटैक होता है और उनके हेडक्वार्टर वगैरह उड़ा के जनरल जो आप कह रहे हैं उन सबको चेप दिया जाए, क्योंकि उनके सबकी खबर हमारे पास है, तो फिर पाकिस्तान टूटेगा। टूटने की प्रोसेस शुरू होगी, बिकॉज फौज कंट्रोल करती है, फौज वीक होगी तो बलोचिस्तान वाले वैसे नहीं थम रहे, केपीके वाले वैसे नहीं थम रहे, गिलगित बल्तिस्तान और उनका जो कश्मीर है उसमें आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज सिंध में लोग बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान को तोड़ने से या पाकिस्तान को पनिश करने से बांग्लादेश में भी आपको एक चेंज आता नजर आएगा, और हमारे अंदर जो कूदते रहते हैं उनको भी चेंज आएगा। बांग्लादेश के ऊपर एनर्जी वेस्ट करना, एक मक्खी को एक हैमर के साथ मारना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में किलिंग ए फ्लाई विद अ हैमर, शायद एक बहुत बुद्धिमत्ता का वो नहीं है। बाकी रही बात वहाँ के हिंदुओं की, तो हमारे हिंदुओं को सुनने में बुरा लगेगा, वो हिंदू बहुत सारे यहाँ आना नहीं चाहते, उनको हमसे कोई प्यार नहीं है, उनको बहुत मौके मिले थे, वो नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के साथ होता है उसको देख के बाहर वाले हिंदू वैसे नहीं आते। तो हम रो लेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप उम्मीद ना करें कि सरकार कुछ करेगी। जी। और ये सज्जन जो कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। वो कहलवाते हैं अपने को इंटरम अफगान गवर्नमेंट। वहाँ पे एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है अफगानिस्तान, जिसमें 42% पश्तून है, तो 58% वहाँ पे ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, तुर्कमन भी हैं, हज़ारा भी हैं। और इसका एक दूसरा वीडियो है, ये है शायद 2 मिनट वाला। हाँ, ये सारे राग सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही नहीं, उसमें इसने ये कहा था ना कि मजा ना आए तो पैसे वापस। इसी में है कि पैसे वापस कर दीजिए, दाएं से आए बाएं से आए। हाँ। घटिया इंसान है। अभी वो सिद्धांत को कर रहा है रॉ का। मैं पिछली बार मेरे को रॉ का एजेंट बोल रहा था, इसका क्या कहना। इसने एक लेडी पत्रकार के ऊपर जो इसकी बेटी की एज की, उसको आंख मारी थी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जगह जगह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाता है एंटी इंडिया रेटोरिक खड़ा करने के लिए, और सुनने में आया कि वहाँ भी ये लड़कियों के साथ बड़ा क्लोज होने की कोशिश करता है। ये एक गंदा इंसान है। तो गंदा इंसान इतने बड़े मंच पे इतनी बड़ी पोस्ट होल्ड करते हुए, जिसका जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को पूरी दुनिया को सुनाए, वो ये जो आप कह रहे थे कि कोई दाएं से आए कोई बाएं से आए, पूरा मजा देंगे, मजा नहीं तो पैसा वापिस। लोगों ने कहा भाई हमने हीरा मंडी ठीक ही नाम बोला है। मतलब आप कितनी घटिया किस्म का स्टेट।
सुनने वाले बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं आपके, हम सुन रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं ना, इसके क्या और कमेंट इससे करें। पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना में कैसे कैसे गधे भरे हुए हैं, और ये लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इंचार्ज है। ऐसा भी नहीं कि कोर कमांडर है वो गर्म खून वाला है, इसका काम ही है कि कम्युनिकेशन को ठीक रखना, दुनिया के आगे अच्छा इंप्रेशन बनाना, नैरेटिव ठीक रखना। ये देख लो, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं आप एक चीज भूल गए आप कर रहे थे जी जी जम्मू को लेकर के आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताएं। जी देखिए, हमारे ऊपर, अब मैं बोलूँगा अत्याचार, हम विक्टिम खेलना आता नहीं है, थोड़ा मार्शल कम्युनिटी है डोगरास, तो हमें रोने की आदत नहीं है, लेकिन ओंकार जी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और जैसे आज मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये डिस्क्रिमिनेशन के नहीं लड़ रहे, हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज की गई, ट्रेन्स भर के रोंगिया और बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल से रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस के मिनिस्टर ने ट्रेन चार्टर करके यहाँ पे बसाए, और जो लाखों एकड़ जमीन फॉरेस्ट की घेर के एक कश्मीर के लोगों को दी गई, तो हम ये कह रहे हैं कि भैया कश्मीरी हो, आप बहुत अच्छे हो, केंद्र सरकार आपका बहुत ध्यान रखती है, आप इंजॉय करो। और केंद्र सरकार को बोल रहे हैं इनको और पैसे दो, लेकिन हमारी जान छुड़ाओ। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी जियोग्राफी ज़्यादा है, लेकिन सीटों का बंटवारा ऐसे कर रखा है कि सारी की सारी सीट्स जम्मू की अगर एक पार्टी जीत भी ले तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। कश्मीर में सीटें ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है, जियोग्राफिकल एरिया भी कम है। इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम पुकारेंगे सेंटर को, उन्हीं से उम्मीद है, यहाँ की बीजेपी भी डिफंक्ट है, कि भाई आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। हम अभी कोई रोड हिट नहीं कर रहे, कोई वायलेंस, क्योंकि इस टाइम देश एक बड़े डेलिकेट सिचुएशन से गुजर रहा है, तो हम एक नया क्रिएट नहीं करना चाहते, बट एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपनी आवाज़ को हम उठा रहे हैं। जैसे अभी आपके प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, लोग देखते हैं, तो अगर किसी को फिक्र है दिल्ली में तो आओ हमसे बात करो। हम आज की डेट में तो हम रोड हिट नहीं करेंगे, बट एक टाइम आएगा फिर हम रोड भी हिट करेंगे, और जब रोड हिट करेंगे तो फिर आपको पता कि अमरनाथ एजिटेशन में क्या हुआ था। हम भी चाहते हैं कि उस स्टेज तक बात ना जाए। बाकी देखते हैं, आज शुरुआत की है माता का नाम लेके, भारतीय हैं, भारत के अंदर ही हमें अपना भाग लग चाहिए, इसके ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। कई लोगों ने उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये देखो मुस्लिम हिंदू, हमारे जम्मू में 40% मुस्लिम रहते हैं, जम्मू प्रोविंस में 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कश्मीर और कश्मीर से अलग होने की बात है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए आने वाले दिनों में, तो और प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट मिल भी रही है, तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो मुहिम है ये हमारी लाइफ टाइम में कामयाब हो जाए जी। इस पर अलग से भी एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।